है ना माँ? शादी के बाद ही आप अपने नाती को खिलाओगे, आज नहीं तो कल करनी है शादी। तो सोच रही हूँ 2 दिन बाद कर ही लूँ। वैसे भी इतना अमीर बंदा हाथ लगा है, उसे कैसे जाने दूँ। बस आप मुझसे दूर मत जाना और मुझसे मिलते आना। आरू की बातें सुन सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगले ही पल ठहाका लगाकर हंस देते हैं। माहौल सभी के हंसने से कुछ अलग बन गया था। वही अहाना बड़बड़ाई, मैं तो पहले ही कहती थी ये लालच से शादी कर रही है, अब अहाना को क्या बताएं कि आरू ये सब क्यों बोल रही है। आरू के सर को रचना सहलाने लगती है। आरू ने भले ही बातों को अपने दिमाग से बहलाया था, पर रचना कोई कम खिलाड़ी नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि अभी अभी जो हुआ आरू के मन का रचा स्क्रिप्ट था, पर बात तो कुछ और है। और वह क्या, ये सोचते हुए ही रचना के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं, पर वह अभी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। 385 आरू की हल्दी। प्रियांशु तान्या के करीबी से अहाना आग बबूला। अब तक हमने पढ़ा कि आरू जैसे ही अपनी बारे में जानती है कि उसकी फैमिली से उसका खून का रिश्ता नहीं है, वह बेहद डिस्टर्ब थी। अधिराज उसे कंसोल करता है और रचना को देखकर आरू का सारा गुमान निकल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है वह बातों को पलट जाती है, पर रचना से कोई बात छुपा नहीं पाती। वहीं नीचे जहां पर आरू छत से ही नीचे देखी, उसे कुछ अलग सा माहौल लगता है। वह चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देख रही थी। ये देख उसके बगल में आकर श्रुति खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ, भूल गई क्या किया कि आज तेरी हल्दी है। आरू को अचानक याद आता है कि उसकी तो आज से हल्दी की रस्म शुरू हो रही है। ये याद आते ही वह इधर उधर नजर दौड़ाने लगती है। चारों तरफ से खूबसूरती से सजाया गया था, सभी आज की तैयारी में लगे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ हाल के एक कोने पर जहां रानी सोफे पर चुपचाप बैठी थी। सुबह सुबह उसके सर पर जब बम फोड़ा गया था, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यहाँ पर क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया। वही रचना राधिका और दादी की तरफ देख बोली, माँ इस बारे में हमें पहले खबर तो करनी चाहिए ताकि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये सुनते ही दादी बोली, रानी आपको इस बारे में जो भी तैयारी करनी है अभी बहुत समय पड़ा है, आप यहीं पर सारी तैयारी कर लीजिए। और रही बात ना बताने की, तो जब बच्चे ही आपस में अपने दिल का हाल नहीं समझ पा रहे थे तो फिर हम कैसे पहले ही सब कुछ क्लियर करते। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से आपत्ति हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही रानी ना में सिर हिलाते हुए बोली, दादी माँ ये भी कोई कहने की बात है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए जिसका सपना हर कोई देखता है। ये सुन दादी उसे देखते हुए बोली, तो फिर तैयारी में लग जाए, ज़्यादा सोचिए मत। ये सुन वह हाँ में सिर हिला चली जाती है। वही आरू जब बाहर बालकनी में जाती है तो उसकी नज़र बाहर डेकोरेशन करवाते हुए ऋचा और अविनाश पर पड़ी। अविनाश जिसने व्हाइट शर्ट और व्हाइट पेंट पहना हुआ था और वह हर चीज़ों को ऋचा के साथ मिलकर परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अविनाश को देखते ही आरू को फिर से वह बात याद आती है, क्या अविनाश उसका भाई है। आरू बेहद सवालों से जूझ रही थी, अगर अविनाश उसका भाई है तो फिर उसकी माँ पिता कौन थे। ये सारी चीज़ उसके मन में चले जा रही थी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। आरू पीछे मुड़कर देखती है तो प्रियांशु बोला, क्या हुआ, ये सड़ा सा मुंह क्यों बनाई है, क्या हुआ तुझे, सभी लोग नीचे बुला रहे हैं और तुम यहाँ इतनी मायूस होकर खड़ी हो। आरू सामने अविनाश को देखते हुए बोली, प्रियांशु तूने जो बात कही थी वह सच निकली। ये सुनते ही प्रियांशु आरू को देखने लगता है, हालांकि कहीं ना कहीं प्रियांशु को शक तो हो चुका था। फ्लैशबैक। हॉस्पिटल से आने के बाद प्रियांशु आरू के पास आकर उससे बोला, तुझे पता है डॉक्टर ने तेरे लिए ब्लड की मांग की तो नहीं रचना माँ उठी और नहीं तेरे पापा। ये सुन आरू उसे देखने लगती है और बोली, हाँ तो अस्पताल में पेशेंट को जरूरत पड़ने हॉस्पिटल में ही खून मिल जाता है। ये सुन प्रियांशु बोला, तू मेरी बातों को नहीं समझ रही है, उस समय अस्पताल में ब्लड था ही नहीं। अब तेरे लिए ब्लड अरेंज करना था, लेकिन तब भी माँ और पापा दोनों ही चुपचाप बैठे हुए थे। ये सुन आरू उसे देखते हुए बोली, तू कहना क्या चाहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप मेरे माँ बाप से नहीं मिलता है और उन्होंने मुझे ब्लड नहीं दिया। ये सुन प्रियांशु उसे देखते हुए बोला, हो सकता है। ये सुनते ही आरू उसे घूर कर देखती है। देख उस समय किसी और ने तुझे खून दिया पर तेरी माँ पापा नहीं उठे, तो मुझे ये बात थोड़ी खटकी थी, इसलिए मैंने तुझे बताया। आरू उस समय उस बात को तो हवा में दे देती है और आज प्रियांशु की बातें क्लियर हो गई थी। प्रियांशु आरू से बहुत कुछ पूछना चाहता था, तभी पीछे से रिया आते हुए बोली, अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो अब हल्दी की रस्म के लिए चलना भी है। आरू पीछे मुड़कर देखी तो रिया के हाथ में इस समय एक बॉक्स था। वह आरू की तरफ बढ़ते हुए बॉक्स को देती है और आरू बाथरूम की तरफ चली जाती है। रिया प्रियांशु को घूरते हुए बोली, अब यही खड़ा रहेगा या फिर बाहर जाएगा। ये सुनते ही प्रियांशु हाँ बोल बाहर निकल जाता है। वहीं नीचे शिव अधिराज के बगल में बैठा था। वह उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलता पर फिर अपना मुंह बंद कर लेता। ये देख जो अधिराज कब से नोटिस कर रहा था उसको देख बोला, कुछ कहना है। शिव तुरंत ना में सिर हिलाता है। तभी वैभव वहां पर आते हुए बोला, चलो पहले तुम्हें हल्दी लगेगी, उसके बाद ही हल्दी लड़कियों को लगाया जाएगा। ये सुन अधिराज वैभव को घूर कर देखता है तो वैभव अपना कंधा उचकाते हुए बोला, ये राजावत हाउस की मालकिन का आदेश है। तभी अथर्व अपने कुर्ते के बटन को बंद कर बाहू पर करते हुए आते हुए बोला, ब्रो कैसा लग रहा हूँ। ये बोल अधिराज के सामने खड़ा हो जाता है। शिव अथर्व को देखा तो गुस्से में घूरकर दूसरी तरफ चला जाता है। अधिराज उसे एक नज़र देखा और उठकर खड़ा होता है। वही भैरव जो अथर्व को देख रहा था। अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, तो वैसे तुम मेरे बारे में क्या कहोगे। ये सुनते ही भैरव अथर्व को देखा और बस इतना ही बोला, अच्छे लग रहे हो। ये बोल वह चला जाता है। ये देख अथर्व ना समझ में अधिराज को देखा है और अधिराज से कुछ पूछता उससे पहले ही अधिराज वहां चला जाता है। वह बोला, ये भैरव मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है, पर वह भी अधिराज के साथ चला जाता है। अधिराज को ये सारी फंक्शन करने ही थी, ऐसा नहीं था कि वह किसी के आदेश पर कर रहा था। ये सब वह आरू की खुशी के लिए कर रहा था।
दोनों ही हल्दी के लिए बैठते हैं। तभी श्रुति हुटिंग करते हुए बोली, ओहो तो हमारी दोनों भाभियों आ गई। यह बोल उस तरफ देखती है जहां आरू और बरखा दोनों ने ही येलो कलर के अलग अलग डिजाइन के लहंगे को कैरी किया हुआ था, जिसमें दोनों ही बला की खूबसूरत लग रही थी। बालों के जुड़े बने हुए थे, स्लीवलेस लहंगा दोनों पर ही जच रहा था। अधिराज की भी नज़र अरू पर टिक जाती है। वह आरू को बहुत नॉर्मल और हल्के कपड़ों में देखा था, ऐसे ब्रांडेड कपड़ों में उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वही शिव की नज़र बरखा पर टिकी हुई थी। तभी शिव के कंधे पर हाथ रख उसके पास जाकर आदित्य बोला, अभी भी देर नहीं हुई है। जिसके लिए दिल धड़का है उसे अपने दिल में बसा ले, वरना आज उनके नाम की हल्दी यदि लग गई तो फिर वह हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। ये सुनते ही शिव उसकी तरफ देखते हुए बोला, और यदि मैंने रोका तो फिर उसकी लाइफ का क्या? ये सुनते ही आदित्य बोला, वैसे भी वह शादी परिवार की मर्जी से कर रहे हैं, ना कि कोई प्यार की वजह से। अगर उनकी लाइफ में किसी और को आना होगा तो वह आ जाएगी, पर तू खुद के बारे में सोच। एक लड़की मुश्किल से पसंद आए, धीरे धीरे तेरी उम्र 30 तक जा रही है। अगर ये लड़की हाथ से गई तो पता चला कि तब तक तो 40.50 का हो जाएगा। ये सुनते ही शिव उसे घूर कर बोला, तू इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वह मुझे पसंद है? ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए बोला, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये बोल चला जाता है। वही शिव की नज़र बरखा पर जाती है तो चुपचाप शांत नज़रों से बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र अथर्व पर जाती है। आदित्य चला जाता है और जाते जाते अथर्व को आंख मार देता है। वही रावी हल्दी का बाउल लिए हाथों में बाहर आती है। रानी जिसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, इसमें वह भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज वैसे सभी का ही येलो कलर का कॉस्ट्यूम था। रावी की नज़र अधिराज और अथर्व पर जाती है और अथर्व के पीछे खड़े प्रीतम पर। शायद प्रीतम रावी को ही देखे जा रहा था। रावी प्रीतम को देख हल्के मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। रावी ने अपने मन और दिल से अब प्रीतम को अपना पति मान चुकी थी। अब वह उसके लिए लॉयल रहना चाहती थी। अधिराज के लिए प्यार था या नहीं था, बट उसने अपने दिल और दिमाग में यह चीज़ बैठा ली थी कि अब अधिराज उसका नहीं है। उसका प्रेजेंट और फ्यूचर प्रीतम है, जिससे वह प्यार करना चाहती थी। और शायद उसके दिल में वह पनप भी चुका था, जैसे वह महसूस कर रही थी। बस अपने को जल्दबाजी नहीं कर रही थी। शायद उसे प्रीतम के साथ यह सब लम्हा बिताना अच्छा लग रहा था। रावी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देख प्रीतम को सुकून जहां था, वही सुकून कहीं ना कहीं अधिराज की भी आंखों में था। रावी के लिए नहीं, उससे ज्यादा प्रीतम के लिए। रावी हल्दी को वहां रखती है। अपने आदतों से बाज ना आने वाली शिल्पा का मुंह खुल ही जाता है और बोली, बेचारी रावी कहाँ खुद के हल्दी के सपने को संजो रही थी, कहाँ दूसरे की हल्दी को घिस रही है। ये सुनते ही सभी एक तरफ से उसे देखते हैं तो एक पल के लिए शिल्पा खुद के कहे पर ही हड़बड़ा जाती है। तभी रावी बोली, सही कह रहे हैं आप। ये सुनते ही सभी की नज़र रावी पर पड़ती है तो रावी हल्दी को रचना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कहाँ मुझे भी हल्दी लगनी चाहिए थी, पर मेरी शादी को तो हल्के में ही निपटा लिया गया। ये बोल मुंह बनाते हुए राधिका की तरफ देखते हुए बोली, ये तो आपने गलत किया माँ। तभी दादी हंसते हुए बोली, प्रीतम इसी लगे हल्दी में अपनी दुल्हनिया को हल्दी लगा ही दो। प्रीतम को शिल्पा का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है और वह भी हंसते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, आज यहाँ पर होली ही होगी। तभी एक आवाज़ आती है, मेरे बिना ही सभी हल्दी लगा रहे हैं। ये सुनते ही सभी उस तरफ देखते हैं तो स्वरा खड़ी थी और रूहान और तान्या उसके साथ थे। रूहान दौड़कर अधिराज के पास जाता है और उसकी गोद में बैठते हुए बोला, डैडी आपको हैप्पी हल्दी होली, और आपको हल्दी पहले मैं लगाऊंगा। अधिराज मुस्कुराते हुए रूहान की गाल पर किस देता है। रूहान और अधिराज का रिश्ता क्या था ये सभी जानते थे। वही रूहान आरू को देखते हुए बोला, हाय मेरी कटी, आप तो पूरी की पूरी परी लग रही हो। आरू मुस्कुरा देती है और बोली, पर मैं आपसे नाराज हूँ, आपने तो पहले मुझे तो पूछा ही नहीं और अपने डैडी के पास चले गए हैं। अधिराज आरू को ही देख रहा था जो रूहान के साथ अभी शांत बैठी थी, वह बच्ची बन जाती है। वही तान्या कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ रूहान के बच्चे, सिर्फ तू ही नहीं है, आधू को मैं भी हल्दी लगाऊंगी। तान्या को देख आरू घूरकर उसको देखती है तो तान्या अपने दांत दिखाते हुए, और भाभी जी को भी। आरू को उसका खुद को भाभी कहना उसको तो जैसे एक पल में तान्या अच्छी लगने लगी। ऑफकोर्स यदि वह उसको भाभी कह रही है तो अधिराज उसका भाई जो हुआ। अब तक तान्या को ये बात पता चल चुकी थी कि रूहान स्वरा का बेटा है, पर अभी तान्या को ज़्यादा कुछ पूछने को नहीं कहती। पूरे रास्ते उसने रूहान को भरकर प्यार दिया था। वही तान्या नज़र घुमाती है तो उसकी नज़र प्रियांशु पर पड़ती है और वह आंखों में खुशी लिए प्रियांशु के पास जाकर खड़ी होते हुए बोली, और मेरे हीरो कैसे हो? वैसे इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? ये बोल अपने कपड़े को चारों तरफ घुमा उसे दिखाने लगती है। वही प्रियांशु तान्या को ही घुरे जा रहा था। पिछली मुलाकात में प्रियांशु ने तान्या को कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया था, पर अचानक से प्रियांशु की नज़र अहाना पर पड़ी जो तान्या को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा खा जाएगी। तभी प्रियांशु के दिमाग से कुछ आता है और अगले ही पल उसे कमर से पकड़ उसे खुद के करीब खींच लेता है और बोल, मेरी जान तू सच में बेहद गुड लुकिंग लग रही हो। मेरे आरू के बाद यदि कोई दूसरा नंबर है ना तो पक्का वह तुम ही हो। ये सुनते ही आन्या टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगती है। वही आहाना जले जा रही थी, उसके हाथों की मुठ्ठियां एकदम कसी हुई थी। वही सभी एक दूसरे को बातों में लगे हुए थे तो वही दूर खड़ा भैरव पिलर से टिक कर श्रुति को ही देखे जा रहा था जो इस समय लहंगे बेहद स्टाइलिश भी लग रही थी। बड़े बड़े कानों में झुमके पहने थे जो उसे देखने में लग रहा था कि संभल नहीं रहे हैं। क्यों कभी वह अपने कानों के झुमके को पकड़ती तो कभी अपने दुपट्टे को संभालती। वही शिव उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी मधु बोली, बरखा घर की बड़ी है, हमारे हिसाब से बरखा को पहले हल्दी लगने चाहिए और आज हल्दी लगाते हैं, अथर्व की हो जाएगी। यह सुनते ही जैसे शिव का पारा हाई हो जाता है। वही बरखा तो खुद चुपचाप बैठी बस मुस्कुरा रही थी। ये देख शिव का दिल तो और जल रहा था।
बस फिर क्या था, रचना जैसे ही हल्दी उठा अथर्व को लगाती है और अथर्व के बाद वह हल्दी बरखा को लगती उससे पहले ही एक आवाज़ आती है, ये हल्दी नहीं लग। 386 बैंड बाजा वाली हल्दी होली। श्रुति ने फेंका भैरों पर हल्दी। शिव के ये कहने पर कि यह हल्दी नहीं हो सकती सभी की नज़र शिव की तरफ ही चली जाती है। शिव सामने आकर खड़ा था। रचना शिव को देखते हुए बोली, क्या हुआ शिव, ये हल्दी क्यों नहीं लग सकती? ये सुनते ही शिव देखा कि सभी लोग देख रहे थे। ये देखी शिव बात बनाते हुए बोला, मेरा कहने का मतलब है कि शायद आपको नहीं पता होगा, बरखा किसी और से प्यार करती है। ये सुनते ही आदित्य और वैभव अपने सर पर हाथ पीट लेते हैं। शिव की नज़र बरखा पर गई जो दांत पीसते हुए उसे घुरे जा रही थी। शिव फिर से हकलाते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वह इस अनचाहे शादी में बढ़ेगी तो खुश नहीं रहेगी। ये सुन रचना एक नज़र बरखा और एक नज़र शिव को देखते हुए बोली, हाँ मुझे पता है। ये सुनते ही शिव आंखें बड़ी किए, आपको पता है कि वह किसी और से प्यार करती है? ये सुन रचना बोली, हाँ पता है, मेरी बेटी है तो इसके बारे में मुझे पता ही होगा ना, लेकिन मुझे बरखा ने बताया कि वो जिससे भी प्यार करती थी वह इंसान इसकी कदर करता ही नहीं है और ना ही वह इसके इमोशंस को समझता है। अगर उसे इतनी फिक्र होती तो वह आकर अपने प्यार का इजहार करता, और जब वह नहीं कर रहा है तो मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ही जीवन साथी चुनूंगी ना। शिव रचना को देखने लगता है। तभी वह अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, अथर्व तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसे तुम प्यार कर सको? अथर्व, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई नहीं है, और यदि बरखा किसी से इतना प्यार कर सकती है तो फिर मुझसे क्यों नहीं कर सकती? शिव जो बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा था और अपनी बात कह नहीं रहा था, वही शिव की हालत देख सभी को हंसी भी आ रही थी। वही अधिराज कब से बैठा था, वह रचना को देख बोला, उसकी बातों में क्यों लग रही है, हल्दी की रस्में शुरू करिए, मैं यहाँ पर पूरा दिन नहीं देने वाला। ये सुनते ही शिव अधिराज को देखा। रचना हाँ में सिर हिला फिर से बरखा को लगाने जाती है, तभी फिर से शिव रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, ये हल्दी नहीं हो सकती। फिर से सभी उसे देखते हैं। तभी शिव बोला, बरखा जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के की हामी है। ये सुनते ही सभी उसे देखते हुए देखते हैं। तभी रचना बोलती है, हाँ तो वह लड़का तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा जिसकी हामी है। ये सुनते ही शिव बड़ी मुश्किल से थूक गटकता है और चारों तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें। वही आदित्य और वैभव उसे खा जाने वाली नज़र से घुरे जा रहे थे, जैसे कि अगर उसने अब कुछ गड़बड़ और बकवास की तो वह लोग उसे इसी जगह कब्र खोदने वाले हैं। शिव आगे बढ़ते हुए बोला, वह लड़का कोई और नहीं, मैं हूँ। ये सुनते ही सभी उसे देखते हैं। तभी शिव बरखा को देखते हुए बोला, जिससे बरखा प्यार करती है, और मैं भी सोच लिया हूँ कि जब वह मुझसे प्यार करती है तो क्यों ना उससे शादी कर ही लेता हूँ। आरू उसे देख खुद से ही बड़बड़ाती है, अभी भी इनकी अकड़ कम नहीं हो रही। वही शिव ऐसे जता रहा था जैसे बरखा पर एहसान कर रहा हो। ये देख रचना बोली, बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बरखा पर एहसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बरखा मेरी बेटी है वैसे तुम भी मेरे बेटे हो, और तुम इससे प्यार करते ही नहीं तो मैं तुम्हें इस अनचाही शादी में क्यों बांधूं। ये कह वह फिर से बरखा की तरफ बढ़ती है। तभी शिव रोकते हुए बोला, मैंने ये कब कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन ये बोला तो फिर से सभी उसे देखते हैं। तो शिव बोला, शादी के बाद और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। वहां पर एक पल के लिए शांति छा जाती है और अगले ही पल सभी की हंसी फूट पड़ती है और सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। शिव की हालत कुछ ऐसी थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था सभी की हंसी। सभी की हंसी वहां पर गूंज जाती है, एक नहीं सभी के चेहरे पर हंसी थी। शिव सभी को देखने लगता है जैसे समझना चाह रहा हो कि उसने कौन सा जोक मारा कि इस इमोशनल बात पर सभी हंस रहे हैं उसके लिए। बरखा के चेहरे पर खुद हंसी थी और वह अपना चेहरा नीचे की हुई थी। वही आरू शिव को बस घुरे जा रही थी। वही सभी के चेहरे पर अलग अलग हंसी थी। ना जाने क्यों शिव को कुछ ट्रिगर हुआ और वह सभी को देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप सभी को पता था और आप सभी लोग जानबूझकर यह एक्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्रीतम बोला, बेटा तेरी हामी भरने से पहले ही तेरी कुंडली यहाँ मिल चुकी है, बस तेरे मुंह से उगलवाना बाकी था। शिव प्रीतम को देखा और बोला, मुझे पूरी बात समझनी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अभी चक्कर खाकर गिरने वाला हूँ। ये सुनते ही प्रीतम एक नज़र आदित्य को देखा। आदित्य उसके पास आता है और अगले ही बस शिव को उठाकर वह अथर्व के बगल में लगभग पटकते हुए बोला, अब यहाँ बैठकर अपनी पूरी गणित लगाना। ये बोल सभी उसका शर्ट को खींचकर फाड़ देते हैं। शिव को अब धीरे धीरे सब माजरा समझ में आने लगता है। वह एक नज़र बरखा को देखा जो अभी भी नॉर्मल चुपचाप बैठी हुई थी। ये देख खुद से कहता है, छोड़ूंगा नहीं किसी को। शिव अभी भी कैलकुलेट कर रहा था कि यह हो क्या रहा है। वही अथर्व की लगी हल्दी को रचना जो रोक के रखी थी। तभी प्रीता और पिंकी दोनों ही अपने साथ एक और दुल्हन को ले आते हैं। सभी की नज़र सामने पड़ी जहां अपने हाथों को मसलते हुए सिया पीले कलर के लहंगे में जो बेहद भला की खूबसूरत लग रही थी उसे लाया जाता है। अथर्व की नज़र उस पर ही टिकी रहती है। शिव जैसे ही सिया को देखा और सिया को आरू के बगल में बैठाया जाता है। शिव को सब समझ आ जाता है। आरू सिया को देख मुस्कुरा देती है। वही अथर्व की हल्दी रचना आगे बढ़कर रानी के हाथ में दे देती है और रानी वह हल्दी सिया को लगाती। तभी राधिका की आवाज़ आती है, रुके रानी। रानी के हाथ रुक जाते हैं और राधिका को देखी तो राधिका बोली, अभी पहले हल्दी घर की बड़ी बहू को लगेगी, उसके बाद छोटी बहू को। ये कह उठती है और हल्दी की बाउल से अधिराज के गाल पर लगाती है और फिर वही हल्दी आरू के चेहरे पर लगाती है। उसके बाद हल्दी के रस्में शुरू होती है। जहां अथर्व की हल्दी सिया को तो वही शिव की हल्दी बरखा को। बरखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही शिव को अब जाकर सारा माजरा समझ में आता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेवकूफ़ बनाकर रखा गया हो। शिव की हालत देख सभी को हंसी आ रही थी।
ये सब तो बस शिव को कबूलवाने के लिए नाटक किया गया था ताकि वह अपना दिल की बात को बोल सके। सभी को पता था कि बरखा शिव से प्यार करती है, रचना को भी शुरू से ही पता था कि बरखा शिव को पसंद करती है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात थी। शिव एक अच्छा लड़का था और रचना का फेवरेट भी, लेकिन शिव को भी वह अपना बेटा की तरह मानती थी। ऐसे मेरे को शिव को कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। शायद अगर वह कहती कि बरखा से शादी कर लो तो शिव उनकी बात एक बार के लिए मान जाता, पर यह उनकी बेटी के साथ ना इंसाफी होती, इसलिए उन्होंने कभी एहसास नहीं दिलाया कि उन्हें पता है। बरखा डिस्टर्ब भी रहती थी, फिर भी वह उन दोनों के ऊपर उनकी जिंदगी को छोड़ दी। वहीं जहां पर अथर्व भी पहले ही इस बारे में बता चुका था और राधिका को सिया के लिए अपनी फीलिंग पहले ही बता चुका था, पर सभी को पता था कि शिव ने हामी नहीं भरा है, इसकी वजह उसकी पास्ट और सभी के लिए शिव उनके बेटे की तरह था। अब ऐसे में वह चाहते थे कि शिव अपने दिल का हाल बयां करें, और वैभव जो खुद बरखा का भाई था लेकिन शिव का दोस्त था, और वही आदित्य भी, और दोनों शिव को जानते थे कि उसे बरखा से प्यार है, पर वह हिचक रहा था। ऐसे में उन्हें पता था कि शिव को मेंटली डिस्टर्ब करेंगे तो वह जरूर अपने दिल की बात को आज खुलकर कह देगा, इसीलिए बार बार आदित्य उसे उकसा रहा था। वही रानी जब यहाँ पर आई थी सभी की शादी अटेंड करने पर, जैसे ही उसे पता चलता है कि सिया को अथर्व ने पसंद किया है और उनकी बेटी भी पसंद करती है, इस बात पर उनकी तो आंखें नम हो जाती है। उनके लिए तो यह वह खुशनसीब पल था जिसको वह सोच नहीं सकते थी। जहां पर शिल्पा को ये बात जब पता चली थी, हमेशा की तरह कितना भी फड़फड़ाई क्या ही फर्क पड़ने वाला था। आज इस घर में 3-3 शादियों के ढोल शहनाई बजने वाली थी। सभी हल्दी लगा रहे थे, वही स्वरा तान्या सभी हल्दी लगाना शुरू करते हैं। तभी अचानक ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ गूंजती है। सभी की नज़र उस तरफ जाती है जहां एक लड़का अपने हाथों में बड़ा सा ढोल लिए उसे बजाए जा रहा था और बजाते हुए अंदर आता है। जैसे ही सभी की नज़र सामने पड़ी, वहां कोई और नहीं शिवम था। शिवम आरू को देखते हुए बोला, अरे ओ सुनिए, ये हल्दी कुछ फीकी फीकी नहीं लग रही है तेरे को। आरू जैसे ही शिवम को देखती है उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और शिवम अपने हाथों को उसके सामने करते हुए बोला, देख तेरा सपना मैंने पूरा किया, तूने कहा था ना तुझे अपनी हल्दी फीकी नहीं चाहिए, हल्दी में धूम धड़ाका चाहिए, मजा चाहिए, देख मैंने तेरी यह मनसा पूरी कर दिया। आरू जैसे ही शिवम को देखती है साथ में ढोल नगाड़े, उसे फिर से अपनी शादी के हर एक ड्रीम याद आ जाती है कि उसने क्या क्या सोचा था। बस फिर क्या था, दुनिया जहां के दर्द को भूलकर वह जो टेंशन को लेकर घूम रही है, वह तुरंत अपने लहंगा को पकड़कर उठती है और सिया का हाथ पकड़कर खींचकर उसे ले जाती है। और बस फिर क्या था, दोनों ही उस ढोल नगाड़े पर नाचने लगते हैं बिना किसी की फिक्र किए। दोनों को ही सभी देख मुस्कुराए जा रहे थे। अधिराज की नज़र आरू के मुस्कुराते हुए चेहरे पर थी, अथर्व की नज़र सिया पर। वही बस फिर क्या था, श्रुतिका कहाँ पीछे रहने वाली थी। श्रुति पिंकी तान्या भी सभी के सभी झूमने लगते हैं। अब जाकर इस सैड मोमेंट में हल्दी में सभी को एक एंजॉयमेंट मिली थी। प्रियांशु शिवम को इशारा करता है, शिवम अपने बैंड बजाने वाले को देता है। बस फिर क्या था, दोनों ही जो पहले से ही प्लान बनाकर रखा था हल्दी वाली बाल्टी को वह आरू और सिया के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे दोनों ही पूरी नहा लेती है। वही लगभग हल्दी सभी लोगों के ऊपर पड़ती है। आरू अपने आंखों पर से अपनी हल्दी को पोंछती है और प्रियांशु और शिवम को देखते हुए बोली, तुम सभी को छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए शिवम और प्रियांशु के पीछे दौड़ पड़ती हैं। वही बरखा ये सब दूर से ही देख हंसे जा रही थी और शिव की नज़र तो अभी भी बरखा पर ही थी। बरखा की नज़र जैसे ही शिव पर पड़ती है तो अचानक उसकी हंसी गायब हो जाती है, पर अब बरखा के ऊपर पूरी बाल्टी भर के पानी आता है। ये देखकर आरू सामने देखती है तो आरू हंसते हुए बोली, हैप्पी हल्दी मेरी बहना। वही सभी एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। वही प्रियांशु अथर्व और शिव दोनों को ही हल्दी में नहला देता है। आरू तान्या को कुछ इशारा करती है, तान्या बाल्टी उठाकर लाती है। बस फिर क्या था, अहाना के पीछे सभी दौड़ पड़ते हैं। अहाना चिल्लाती रह जाती है पर तान्या उसके ऊपर पूरा का पूरा बाल्टी गिरा देती है। अब तक जो सूखा सूखा था पूरा एरिया गिला लग रहा था। वही रावी स्वरा सभी एक तरफ खड़े ये सब नज़ारा देख हंसे जा रहे थे। तभी रावी को अपने गालों पर कुछ गिला सा महसूस होता है। वह झटके से पीछे देखी है तो प्रीतम दोनों हाथों में हल्दी लगाए रावी के गाल पर हल्दी लगाते हुए बोला, हैप्पी होली मिसेज प्रीतम। रावी उसे घूरते हुए देखने लगती है तो प्रीतम हड़बड़ाकर दूर हो जाता है। वही झुककर रावी अथर्व के पास रखे हल्दी के बाउल को उठाती है और उसके पूरे मुंह पर हल्दी लगा देती है। स्वरा जो ये सब देख हंसी जा रही थी, वही प्रीतम स्वरा को हंसते देख हल्दी उठाकर उसकी भी पूरे चेहरे पर लगा देता है। स्वरा चिल्लाती रहती है पर कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। वही दूर से सौम्या देख मुस्कुराई जा रही थी। उसका एक छोटा बच्चा था इसलिए उसे इस पानी वाले होली से दूर ही रहना था। एक अलग ही माहौल बन चुका था। वही श्रुति जो इस समय प्रीता को हल्दी लगाने के लिए दौड़ाई जा रही थी पर प्रीता मना कर रही थी। श्रुति चिल्लाते हुए बोली, देख बहन लगवा ले, तू याद रख भाई को बुलाकर तुझे पूरा होली से रंगवाऊंगी। ये सुन प्रीता अंगली दिखाते हुए बोली, जा जा, उन्हें अपनी पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलेगी तब तो। और हाँ, तू तो तेरा नाम बिन पेनी का लोटा रखना चाहिए, जब लेना हो तो वह तेरे जीजा हो जाते हैं, जब काम निकलवाना होता है तो उन्हें भाई बना देती है। श्रुति फेंकने को होती है तभी प्रीता झटके से भागती है और सामने से आ रहे भैरव के ऊपर पूरी की पूरी पानी पड़ जाती है। जैसे ही श्रुति की नज़र सामने खड़े भैरव पर पड़ती है उसकी तो जैसे सांस ही अटक जाती है। वही श्रुति की हालत देखकर प्रीता हंसने लगती है। वही प्रीता को हंसते देख और भैरव को पास आते देख श्रुति अपने कदम पीछे लेकर भागने को होती है। तभी आगे बढ़कर झटके से भैरव उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख श्रुति उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है तभी भैरव उसका हाथ पकड़ कस के खुद के करीब खींच लेता है। 387 राधिका एंग्री आरू अधिराज आरू शौवा हल्दी अविनाश पुष तान्या। श्रुति अपनी नज़रें नीचे कर हड़बड़ाकर बस हाथ छुड़ाए जा रही थी। भैरव श्रुति को देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया है?
ये सुनते ही श्रुति खुद से ही कहती है, डरे मेरे दुश्मन। भैरव बोला, मुंह से बोलो। ये सुनते ही श्रुति उसे देखते हुए बोली, वह मुझसे गलती से हो गया। ये बोल अपना हाथ फिर से छुड़ाने लगती है। भैरव उसका अचानक चेहरा पकड़कर ऊपर करता है। श्रुति कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है। भैरव अभी भी उसका हाथ पकड़ा था और हाथों को पकड़े ही उसके हाथ कमर के पीछे लगा देता है और उसे खुद के करीब खींच लेता है। श्रुति तो आंखें खोलकर देख भी नहीं रही थी, वह बस अपनी आंखें बंद की थी और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मन में वह तो उसे कोस सकती थी पर जुबान से कुछ निकल नहीं सकता था। वही भैरव श्रुति के ही चेहरे को देखे जा रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक पल की मुस्कान आ जाती है और वह धीरे धीरे श्रुति के करीब बढ़ने लगता है। श्रुति को महसूस हो रहा था कि भैरव करीब आ रहा है। ये देख उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अपने चेहरे को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वह उसके चेहरे को काफी जोर से पकड़ा हुआ था जिससे उसका सर भी नहीं मिल पा रहा था। श्रुति के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुस्से में बोली, मोचू अंकल छोड़ो मुझे। भैरव जो उसके करीब आ रहा था अचानक रुक जाता है और उसकी आंखें सर्द हो जाती है। उसे याद आता है कि इस लड़की उसे किस किस नाम से बुलाती है। ये समझते ही वह उसका चेहरा छोड़ देता है। चेहरा छोड़ते ही श्रुति झट से अपनी आंखें खोलकर सामने भैरव को देखी जो अभी भी नजदीक था और उसके हाथों को कमर के पीछे लगाया था। भैरव श्रुति को देखते हुए बोला, आज रात को 11 बजे मेरे कमरे में चली आना, मुझे तुमसे फुर्सत में कुछ बात करनी है। ये बोल उसे छोड़ देता है। श्रुति जैसे भैरव की बातें सुनी वह झटके में उसे खुद से दूर धकेल देती है क्योंकि भैरव का हाथ ढीला पड़ गया था और वह तुरंत वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहां सभी पानी में नहा चुके थे वहीं पीयूष और शिवम दोनों ही आंखों से प्लान बना रहे थे अधिराज को भिगाने की, पर जैसे हिम्मत नहीं हो रही थी। आरू की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है दोनों ही उसे आंखों ही आंखों से रिक्वेस्ट करते हैं जैसे कह रहे हो अपने शैतान के पास जाकर खड़े हो जा ताकि हमारी शैतानियत को माफ कर दे वो। आरू जैसे ही अधिराज को सूखा सूखा देखती है उसकी भी चेहरे पर अजीब से स्माइल आ जाती है। वही अधिराज को राधिका बोली, अब आप अपने कमरे में जाए। ये सुन अधिराज हमें सिर हिला एक नज़र आरू को देखा। आरू प्रियू के शायद इशारा समझते ही राधिका रोकते हुए बोली, आप अपनी यह सब पानी की होली खेलना तुम सभी बंद करो। आरू आप भी जाए, ठंडी लग जाएगी आपको। आरू राधिका को देखी, राधिका फिर से मना करती है पर आरू कहा मानने वाली थी और वह पूरा का पूरा बाल्टी का पानी उठाती है और अधिराज के पास जाकर खड़ी होकर उसके ऊपर पूरी बाल्टी की पानी फेंक देती है। अब हो गई हल्दी कंप्लीट, अब आप जा सकते हैं। ये बोल खिलखिलाकर हंसने लगती है। वही प्रियांशु शिवम दोनों ही सीटी मार देते हैं। वही आरू ताली बजाते हुए अधिराज को देख रही थी जिसका शर्ट पूरा उसके शरीर से चिपक गया था। उसके मुंह से होते हुए पूरी बॉडी भीग चुकी थी। तभी तेज आवाज में चिल्लाती है आरू। इतनी तेज आवाज सुनते ही अचानक आरू चुप हो जाती है और वहां पर एक शांति छा जाती है और राधिका की तरफ देखी तो राधिका गुस्से में उसे देखते हुए बोली, आपको एक बात समझ में नहीं आती है, हर बातों को मजाक में लेना आपकी आदत हो चुकी है। एक बार भी समझ नहीं आया, मैंने कहा ना कि अब हल्दी बंद तो बंद, या फिर आपको मेरी बात माननी ही नहीं है। आरू कुछ कहने के लिए मुंह खोलती तभी राधिका बोली, आपको बात मानना सीखना चाहिए, अब आप बच्ची नहीं है बड़ी हो गई है आप। ये सारी शैतानियत करके खुद को बच्ची मत बनाया करिए, जाए कमरे में। ये सुनते ही अचानक आरू की आंखों में आंसू आ जाता है। राधिका अधिराज ये देखी जो आरू को देख कुछ कहता तभी राधिका गुस्से में बोली, आपको अलग से कहना पड़ेगा अधिराज की अपने कमरे में जाए। अधिराज आरू को एक नज़र देखा और फिर जाते हुए वह प्रीता को देख वहां से चला जाता है। वही आरू रोते हुए बोली, यहाँ हर कोई भीगा है तब तो आप इतनी नहीं चिल्ला रही थी, अगर मैं अपने पति को हल्दी लगा दिया तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है। ये सुनते ही राधिका रचना को देखते हुए बोली, रचना शायद मैं शिल्पा की एक बातों से सहमत हूँ। ये सुनते ही शिल्पा अपने कान खड़े कर देती है। राधिका रचना को देखते हुए बोली, आपने हर छूट दी है, हर चीज़ में सिखाई है, पर आपने इन्हें इतना नहीं बताया कि जब बात बड़े करते हैं तो इन्हें सुनना सीखना चाहिए और उससे भी ज़्यादा इन्हें समझना चाहिए, जो इन्हें समझ नहीं आती। यह बोल राधिका गुस्से में वहां से चली जाती है। आरू के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। शायद राधिका ने आज फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। बेटे की प्यार में उन्होंने कितना कुछ आरू को बोल दिया था, शायद उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। आरू की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अचानक वहां पर सन्नाटा छा जाता है। वही शिल्पा के चेहरे पर मुस्कान। वही आरू जो कुछ ही समय पहले अपने एक सच के बारे में पता चला था और वह खुद को अकेला समझ रही थी, अचानक अधिराज का चले जाना जैसे वो खुद को अकेली समझ चुकी थी। चारों तरफ उसे अजीब सा लगने लगा था। रचना उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अचानक आरू रचना के हाथ को झटक देती है और रोते हुए बोली, कोई मेरे पास मत आओ, कोई भी नहीं। ये बोल आरू तुरंत भागकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। दादी गुस्से में विक्रम को बिगड़ते हुए बोली, विक्रम तुम्हारी बीवी सबको सिखा रही है कि किसको कैसे रहना चाहिए, भूल मत कि वह भी इस घर की बहू है और उसका भी कोई मान मर्यादा है, इस तरह से चिल्लाना क्या उन्हें शोभा देता है। विक्रम दादी को देखते हुए बोला, माँ मैं राधिका से बात करता हूँ। ये सुनते ही शिल्पा टोंट मारते हुए बोली, सही कहा भाई साहब आपने, आपकी बीवी सबको आदेश सुनाकर चली जाती है, उसके बाद आप चले जाते हैं कमरे में उन्हें मनाने। पता नहीं वह मानती है या वह आपको चुप करा देती है। ये सुनते ही विक्रम शिल्पा को देखा तो शिल्पा इधर उधर नजर करते हुए बोली, मैं इतना भी कुछ गलत नहीं कहा। विक्रम उसके थोड़े पास जाकर उसे देखते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, तुमने तो एकदम सही कहा। ये सुनते ही सभी विक्रम को देखे तभी विक्रम शिल्पा को देखते हुए बोला, इतनी सही बात तुमने कैसे कर दी। और हाँ, आखिर तुम इन सब में एक्सपीरियंस जो हो, ये कह वह उसे घूर कर चला जाता है।
पर अचानक रुक कर फिर शिल्पा को देखकर बोला, और हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारे इस खेल में भी मेरी बीवी फिर से जीत गई। शिल्पा ना समझ में उसे देखती हैं तो विक्रम उसे देखते हुए बोला, अपने पति को अपने बस में करने की यह बोल वह चला जाता है। जहां माहौल थोड़ा गर्म था वहां एक बार फिर से सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है क्योंकि शिल्पा का मुंह देखने लायक था। वही आरू वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ी बस बेतहाशा रोवे जा रही थी। उसकी खुशी को जैसे एक पल में धूमिल कर दिया गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली है। जब से उसके पास्ट का सच जाना था वह खुद को संभाल रही थी, अगर यह सच ना जान पाती तो अब तक उसे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आरू शॉक्ड के नीचे खड़ी बेतहाशा रोवे जा रही थी, वह अपने हल्दी को चुराई जा रही थी, तभी उसे अपने कमर पर एक सख्त हाथ महसूस होता है। उस हाथों के छुवन को महसूस करते ही आरू अचानक रुक जाती है। पानी की बूंद में ही उसके आंसू फिर से बह जाते हैं। अधिराज जो बालकनी से कमरे में आया था, आरू ने वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और आ सकता है। अधिराज उसे कसकर अपनी बाहों के आगोश में खींच उसके कंधे पर ठुड्डी रखते हुए बोला, माँ की बातों का बुरा लगा। ये सुनते ही आरू उसके हाथों को अपनी कमर पर से हटाने लगती है, पर अधिराज उसे नहीं छोड़ता। आरू हटाए जा रही थी और बोली, जाए नहीं तो आपकी मम्मी अपने छोटे से बच्चे को पानी में भीगते हुए देखेंगी और वह भी मेरे पास, तो फिर से मुझे 4 बातें सुनाने आ जाएंगी। आरू की यह बात सुन अधिराज उसके गर्दन में अपने चेहरे को छुपा कुछ और भी ज्यादा खुद के पास करते हुए बोला, हाँ तो माँ को प्रॉब्लम है ना, माँ की बेटे को थोड़ी ना प्रॉब्लम है। मैं तो अपनी बीवी को रिटर्न देने आया हूँ, जो बिना दिए नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही आरू जो उसका हाथ छुड़ा रही थी वह रुक जाती है। तभी आरू को महसूस होता है अपने कमर पर कुछ गिला सा। यह एहसास होते ही वह नीचे देखी अधिराज अपने हाथों में हल्दी लिए उसके कमर पर लगा रहा था। अब तक अधिराज ने शॉवर बंद कर दिया था। वह झटके से आरू को खुद के सामने कर देता है। आरू के हाथ अधिराज के कंधे पर आ जाते हैं। अधिराज आर को देखा जिसकी आंखों में आंसू थी। अधिराज उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोला, बड़ों की बातों को ऐसे दिल पर नहीं लगाते हैं। ये सुनते ही आरू रोते हुए बोली, आपने उन्हें क्यों नहीं बोला, आपको बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था। अधिराज आरू के चेहरे को हाथों में भरते हुए बोला, क्या तुम सच में चाहती थी कि मैं वहां सभी के सामने उन पर चिल्लाऊं? ये सुनते ही आरू चुप हो जाती है। तभी अधिराज उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, से वर्ड। ये सुनते ही आरू ना में सिर हिलाई तो अधिराज बोला, यदि हमारे बड़े हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं तो उनके पीछे कोई वजह होती है। आप एक बार उनके डांट को सुनकर उनके सारे प्यार को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आरू अधिराज के सीने से लग जाती है और उसके सीने से लग ही बोली, डेविल, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बहुत अकेली हूँ। ये सुनते ही अधिराज झटके से आरू को खुद के दूर करता है और उसे देखते हुए बोला, ये सिर्फ तुमने अपने मन में खुद को सबसे अलग करने की कोशिश कर रही हो, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिचुएशन चाहे जैसी हो पर मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहूंगा। आरू देखकर हाँ मैं सिर हिलाती है। तभी आरू की नज़र अभी भी शर्ट पहने अधिराज पर जाती है। हमेशा अपने बॉडी को शो ऑफ करने वाला अधिराज आजकल कुछ ज्यादा ही ढका ढका रहता था। अपनी बॉडी को घूरते हुए देख अधिराज बोला, तो तुम मुझे अपनी बातों में नहीं फुसला सकती। अभी पता है तुमने जो मेरे साथ नीचे किया उसका मैं 2 गुना तुम्हें रिटर्न करने वाला हूँ। ये सुन आरू ना समझी में अधिराज को देखी तो अधिराज अपने हाथों में हल्दी को लगाते हुए बोला, तुम्हारा वह फेंका हुआ हल्दी मेरे शरीर के जिस हिस्से पर गया है ना उस हिस्से पर तुम्हें ये हल्दी लगेगी। आरू जैसे ही यह सुनती और समझती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। एक पल के लिए वह सब भूल पर ना में सिर हिला बोली, डेविल नहीं। ये बोल आर वहां से भागती उससे पहले ही अधिराज कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ तान्या जो धूप में बैठी खुद को सुखा रही थी क्योंकि इस समय सभी कमरे में बाथरूम बंद थे, वह चारों तरफ के नज़ारे को देख रही थी और खुद से कहती है, कितनी ज़्यादा फ्रीडम है ना यहाँ पर। घर पर तो सिर्फ एक कमरे में बंद रहना। ये बोल चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा इधर उधर कर घूमकर देखे जा रही थी। तभी अचानक उसकी टक्कर किसी से होती है। टक्कर होते ही वह झटके से गिरती। तभी तान्या उस इंसान के कंधे को झटके में पकड़ लेती है जिससे वह गिरने से बच जाती है। वह अपनी आंखें खोली जो डर से बंधी थी तो सामने अविनाश था। अविनाश को देखते ही वह एक पल के लिए देखती रहती है। अगले ही पल अविनाश उसे थोड़ी तेज आवाज में बोला, दूर हटो। ये सुन तान्या ना समझ में उसे देखे जा रही थी। अगले ही पल अविनाश उसके कंधे से हाथ हटा उसे झटके से नीचे धकेल देता है।